हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष शर्मा बायो विद बिलियन से। आज हम बात करेंगे ह्यूमन में ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, एक इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इन सिंपल टर्म में कहेंगे तो एटमॉस्फेयर की एयर को लंग्स में या एल्वियोलाई में भरना इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहलाता है, और एल्वियोलाई की जो एयर है उसको एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देना, इसको एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इंस्पिरेशन होती कैसे है? तो इंस्पिरेशन होने के लिए जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, गैसेस प्रेशर है, वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर की प्रेशर से की तुलना में। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे और लंग्स के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। जैसे ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लंग्स के अंदर कम होता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो प्रेशर लेती हुई लंग्स में एंटर होना शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह से एक्सपायरेशन होता है। जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंपेरिजन में, तो तुरंत लंग्स के अंदर की एयर बाहर की ओर एक्सहेल कर जाती है। अब ये दोनों प्रोसेस की होती किसकी मदद से हैं? तो एक तो डायाफ्राम होता है, ठीक है, और दूसरी होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिब्स के बीच में होती हैं। अगर हम बात करें इंटरकोस्टल मसल 2 टाइप की होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। पहले हम इंस्पिरेशन की बात करेंगे। तो इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स के अंदर जाती है यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब ऐसे में ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम कैसे होता है या ये किस तरह से क्रिएट किया जाता है? तो जब उस टाइम डायाफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही डायाफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता है तुरंत ही लंग्स का एंटीरियो पोस्टीरियर यानी ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन फैल जाते हैं। ठीक है, यानी एक्सपेंड कर जाते हैं। उसी समय जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो बाहर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब वो बाहर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारा जो स्टर्नम होता है ये भी बाहर की ओर एक्सपेंड करता है। जैसे ही ये बाहर की ओर एक्सपेंड करता है तो जो लंग्स होता है वो डॉर्सल यानी पीछे की तरफ और वेंट्रल यानी आगे की तरफ फैल जाता है। यानी जब डायफ्राम कॉन्टैक्ट करेगा तो हमारा लंग्स इस तरीके से एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाहर की ओर तो स्टर्नम लंग्स को जो है वो डॉर्सो वेंट्रल यानी कि इस तरीके से एक्सपेंड कर देगा। अब एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा कि जो लंग्स का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया, और उसमें जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्या हो गया, वॉल्यूम लंग्स का बढ़ने से कम हो गया। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो तेज़ी के साथ में एयर को लंग्स के अंदर भरने लगता है, और तब तक भरता है जब तक लंग कम्प्लीटली भर ना जाए। अब जैसे ही लंग्स भर दिया उसके बाद में डायाफ्राम फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर पोस्टर फिर से क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा वॉल्यूम, और ठीक उसी समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी क्या होती है, रिलैक्स होती है, जिसकी मदद से जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सपेंडिचर था वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे लंग्स फिर से दोबारा से अपने शेप को गेन कर लेता है। अब जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया तो तुरंत ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो तुरंत ही एयर जो है वो बाहर की ओर एक्सहेल कर जाती है। ठीक है, और अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा एयर को एक बार में खींचना होता है या ज़रूरत से ज़्यादा एयर को एक बार में एक्सहेल करना होता है तो कुछ एडिशनल मसल्स भी हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं जो इस फंक्शन को करती हैं। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल ही काम करेंगी, पर अगर हमें एडिशनल इनहेल और एक्सहेल यानी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करना है तो उसके लिए एक एडिशनल मसल्स भी एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। एक ह्यूमन एक बार में 12 से 16 ना, यानी 12 to 16 टाइम्स नॉर्मली जो है वो ब्रीदिंग कर सकता है। थैंक यू। हाँ, ये